नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक मध्य प्रदेश में भूगोल, इसके बाद कल्चर और राज व्यवस्था खंड को हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद दो खास पार्ट बचते हैं मध्य प्रदेश में, उनका अध्ययन भी किया जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था के संबंध में टॉपिक आपके सामने हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि राज व्यवस्था खंड जो होता है वो सरकार का अंग है। सरकार ही राज व्यवस्था है और सरकार तीन अंगों से मिलकर बनी होती है। कितने अंगों से? तीन अंगों से मिलकर 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 बनी होती है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। एक को कहते हैं द लेजिस्लेटर यानी कि विधायिका, एक को कहते हैं द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, एक को कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, न्यायपालिका। इस चीज को याद रखना है। ये तीन पार्ट होते हैं राज व्यवस्था के, और अर्थात सरकार के, और इसी को हम कहते हैं ये राज व्यवस्था है। आपने देखा होगा, हमने मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया, राज्यपाल के बारे में बताया, इसका मतलब हमने कार्यपालिका की चर्चा की। हमने आपको विधानसभाओं के बारे में मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ तथ्य बताए, इसका मतलब है हमने विधायिका भी पढ़ाई। हमने न्यायपालिका से संबंधित कुछ चीजें बताई, यानी न्यायपालिका भी पढ़ाई। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये सरकार तीन अंगों से मिली होती है। लेकिन एक बात याद रखना, भारत में अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, विकेंद्रीकृत शासन है। कैसा शासन है? विकेंद्रीकृत शासन है। डिसेंट्रलाइज्ड यानी बटा हुआ पावर, सेंट्रलाइज्ड रूल्स कहते हैं उसे, यानी विकेंद्रीकृत शासन कहते हैं। इस बात को याद रखना है। और विकेंद्रीकृत शासन में केंद्र होता है, सेंटर होता है, फिर राज्य होता है, उसको भी पावर मिलती है, और इसके बाद होता है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। और इसी स्थानीय स्वशासन को कहते हैं हम पंचायती राज, पॉपुलर रूप से पंचायती राज। और अगला टॉपिक वही है, पंचायती राज। ठीक है, तो अब हमें मध्य प्रदेश के किस टॉपिक को पढ़ना है? पंचायती राज वाले टॉपिक को पढ़ना है, जो राज व्यवस्था खंड में है। यानी विकेंद्रीकृत शासन के अंतर्गत सबसे निचला, सबसे नीचे का जो पार्ट है उसे लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। उसी का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, चलते हैं केवल मध्य प्रदेश से संबंधित। चले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग जवाब दें। चलिए देखें, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर का अधिकतम मैक्सिमम टेन्योर या कार्यकाल लगभग कितना होता है? प्रश्न आपके सामने है, आप लोग जवाब दें जब तक हम पूरा डिटेल बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन लिखे हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। आप लोग इसके जवाब दें। हम ये बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, ये बताएंगे, उसी में आ जाएगा, जब तक आपको जवाब देना है। हम ये बताएंगे कि ये प्रश्न आया है तो और कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं। खास बात ये है आपके लिए, हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा दे रहे हैं, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन बना है तो आगे और कैसा बन सकता है। ठीक है, इसके डबल फायदे हैं आपके लिए। देखिएगा, इस वीडियोज का जो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पढ़ा रहे हैं, इसका नाम भले ही क्वेश्चन वाला है, लेकिन काम ये टॉपिक वाला कर रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। देखें, एमपी निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्शन कमीशन। देखिएगा, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या है। ये पंचायतों के चुनाव यानी इलेक्शन कंडक्ट कराता है, चुनाव करवाता है। केवल पंचायतों के चुनाव करवाने के लिए राज्य का निर्वाचन आयोग होता है प्रत्येक राज्य में। और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं राज्यों में, जो केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं,
या विधान परिषदों के चुनाव होते हैं, वो सभी चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नेशनल इलेक्शन कमीशंस करवाता है। इस बात को याद रखना है। देखें, ये यानी राज्य निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इस बात को याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 243 के में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है। इसका मतलब है ये संवैधानिक है। याद रखना है। इसका फंक्शन पता चल गया क्या होता है। इसका मुख्यालय, मध्य प्रदेश वाले का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में है। इतनी चीजें आप जानें। देखिए, इसके आयुक्त की नियुक्ति और वह उसे शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखना है राज्यपाल। कौन दिलवाता है? राज्यपाल। अब प्रश्न में पूछा है राज्य निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो टेन्योर देखें, कार्यकाल। इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना है 6 वर्ष या 66 वर्ष। 65 वर्ष कहीं लिखा मिलेगा, चिंता नहीं करना है। 6 वर्ष या 66 वर्ष, या तो समय 6 वर्ष हो जाए या आयु 66 वर्ष की हो जाए, तो इनका समय पूरा मान लिया जाता है। इसका मतलब है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपने दिया होगा 6 वर्ष। ठीक है। और अन्य क्या प्रश्न बनेंगे वो हमने लिखे। एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है, फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त, एमपी के पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय नहीं। फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बताइए, फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसका आपको जवाब देना है। देखिए, फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एनवी लोहानी थे। कौन थे? एनवी लोहानी थे। इस बात को याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम पर कौन है? वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? उनका नाम क्या है? मनोज श्रीवास्तव। 2025 से हैं वो, मध्य प्रदेश के मनोज श्रीवास्तव। ये वर्तमान में प्रमुख है। तो इस चीज को आपको समझ लेना है दोस्तों। पहले कौन थे ये प्रश्न बन सकता है, और दूसरे कौन है, यानी वर्तमान में कौन है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक। या ये भी कभी कभी बन जाता कि निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा, तो उसका डिटेल जब आप पढ़ेंगे कि कौन कौन रहा तो आप अंदाज लगा पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 6 वर्ष। आपको ये सभी पीपीटी सर के चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आप पंकज सर के नाम से जो चैनल बना है उस पर जाएंगे तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और इंग्लिश जो विषय चल रहे हैं उन सबके पीपीटी वहीं पर उपलब्ध होते हैं। देखें, टॉपिक आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, इसका आपको जवाब देना है। दीजिए जवाब। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस लिस्ट का विषय है? इसका जवाब आपको देना है। देखिएगा, प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज किस सूची का विषय है? आप बताइए। जब तक जवाब दें आप, जब तक हम डिटेल बताने का प्रयास करते हैं। पहले देखिएगा, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में
सातवीं अनुसूची है, एक 7वां शेड्यूल्ड है, 7वीं अनुसूची है, जिसमें केंद्र राज्य में विषयों का सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है। यानी संबंध केंद्र राज्य में क्या है, ये 7वीं अनुसूची में। 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। इसी में याद रखना है कुछ सूचियां हैं, हम डिटेल बता रहे हैं, आपको सुनना है। सूचियां हैं और मेनली 3 हैं वो सूचियां। 7वीं अनुसूची में मुख्यतः 3 अनुसूचियां हैं। देखिएगा, पहली अनुसूची है संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची, यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। एक है स्टेट सूची या राज्य सूची, स्टेट लिस्ट एक ही है। तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 सूचियां संविधान में हैं 7वीं अनुसूची में। सबका आपको फंक्शन पता होगा। यूनियन लिस्ट पर लॉ या कानून बनाने का काम संसद का है, पार्लियामेंट का है, यानी केंद्र सरकार बनाती है। इसमें टोटल वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। जैसे सुरक्षा वाला हुआ, प्रतिरक्षा वाला हुआ, ये सब उसी में आते हैं। विदेश नीति हुई, ये सब सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के पार्ट होते हैं। राज्य सूची पर लॉ यानी कानून बनाने का काम किसका होता है? तो राज्य का विधान मंडल। कौन बनाता है? विधान मंडल, राज्य में जो होता है। यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का काम कौन करता है? विधान मंडल करता है। और इसमें कुल 52 सब्जेक्ट हैं। कितने विषय हैं? वर्तमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब संविधान था तब 47 थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। जैसे पुलिस हुआ, ये आपका राज्य सूची का हिस्सा होता है। कृषि हुआ, कृषि के संबंध में कोई लॉ बनेगा वो राज्य सूची से संबंधित होता है। इस बात को याद रखना है। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, देखिएगा। और इसी राज्य सूची में पंचायती राज आता है। समवर्ती सूची में लॉ बनाने का कार्य पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार भी करता है और विधान मंडल यानी राज्य सरकार भी करता है। लेकिन अगर विरोध हो गया लॉ पर तो संसद का मान्य होता है। इस चीज को याद रखना है। कभी कभी जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो केंद्र सरकार राज्य सूची के संबंध में भी लॉ बनाने का काम करती है। इस चीज को याद रखना। समवर्ती सूची में जो अच्छा सुनिएगा, राज्य सूची में, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया है, चिंता नहीं करना है। देखिएगा, देखिए राज्य सूची में 61 विषय है। पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में 52 हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 है, पहले 47 थे। इस चीज को याद रखना। 47। तो ये वर्तमान में इतने विषय हैं जिन पर कौन लॉ बना सकता है। तो आपको जवाब पता चल गया होगा कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर है राज्य सूची। ना तो यूनियन लिस्ट का है, ना कॉन्करेंट लिस्ट का है। एक होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का मतलब होता है जिस पर लॉ केंद्र सरकार बनाती है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जितने विषय होते हैं वो सब अवशिष्ट सूची में आते हैं। और अवशिष्ट सूची पर लॉ बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होता है, यानी राज्यों का नहीं होता है। ठीक है। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। यानी इस पर लॉ पंचायती राज पर संबंधित राज्य बनाएगा। तो दोस्तों आपको इसका जवाब पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची पर। इसलिए पंचायती राज के संबंध में, इसके संबंध में जो भी लॉ बनेंगे, जो भी लॉ बनेंगे वो कौन बनाएगा? वो विधानमंडल बनाएगा।
यानी राज्य का विधानमंडल बनाएगा, इस चीज को याद रखना है। तो आपको इसका जवाब पता चल गया होगा, आपने आंसर भी दिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने, सॉल्व कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? जो पंचायती राज संस्थान हैं को संवैधानिक मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेस प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? यानी किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? जब तक आप जवाब देंगे, इसमें 4 समितियों के नाम लिखे हैं। अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति। ये आपके सामने है। इनमें से किसी एक समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संविधान में स्थान मिल गया था। यानी जब संविधान बना है तो मूल रूप से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक, तो हम इसका इतिहास पढ़ाते हैं आपको। पॉलिटी में इतिहास आ गया, देखो किसका इतिहास? पंचायती राज का। पंचायती राज का मतलब होता है विकेंद्रीकृत शासन। शासन की पावर का गांव तक बंटवारा होना। कहां तक बंटवारा होना? गांव, ग्रामीण स्तर तक जब पावर का या सत्ता का बंटवारा हो जाए तो ऐसे शासन को डिसेंट्रलाइज्ड अर्थात विकेंद्रीकृत रूल्स या शासन कहते हैं। और पंचायती राज उसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। चोल और विजयनगर साम्राज्य में इसके बीज देखे गए। किसके बीज? पंचायती राज के। वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं थी इतिहास में कि ग्रामीण स्तर पर वहां के मुखिया के द्वारा कार्य किया जाता था। जो छोटे छोटे कार्य होते थे, छाया का कार्य करना, पेड़ों का काम करना, साफ सफाई का काम करना, हाट बाजारों का आयोजन करना, पंचायतों का आयोजन करना, ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो किए जाते थे चोल और विजयनगर साम्राज्य में। तो कह सकते हैं कि इसका इतिहास चोल और विजयनगर साम्राज्य से डिसाइड होता है। आजादी मिली भारत को लेकिन जब अंग्रेजों का कालखंड था तो 1882 में लॉर्ड रिपिन, हम पूरा इतिहास पढ़ा रहे हैं, लॉर्ड रिपिन के समय लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन या पंचायतों के लिए एक एक्ट आया। एक्ट का मतलब लॉ आया, दस्तावेज लेकर आए। यानी पहली बार भारतीय इतिहास में कोई लॉ लेकर या एक्ट लेकर आता है लोकल गवर्नमेंट के लिए। उनका नाम है लॉर्ड रिपन। इसलिए लॉर्ड रिपन को लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन का पापा कहते हैं, अर्थात जनक कहते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में ऐसा दस्तावेज वो लेकर आए। और आप सब जानते हैं 1881 में लॉर्ड रिपन के समय ही नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होना प्रारंभ हुई, जबकि प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। ठीक, तो आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। अब चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ? आजादी मिली इंडिया को। आजादी जब मिली भारत को अंग्रेजों के चंगुल से, अंग्रेजों के उपनिवेश से, कॉलोनी सिस्टम से, उनकी गुलामी की दास्ता को हमने ठुकरा दिया। आजादी के बाद महात्मा गांधी सबसे बड़े समर्थक रहे लोकल गवर्नमेंट के। उनका मानना था कि गांव का सरपंच ही देश का सरपंच बने। ये गांधी सबसे बड़े प्रबल समर्थक है पंचायती राज के। अगर गांधी का देहांत 1948 में ना हुआ होता तो जैसे ही 1949 में संविधान बना उसी दिन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल जाता। लेकिन इसमें इतिहास चला, लोगों ने आनाकानी की और इन्हें शामिल शुरुआत में नहीं किया गया। देखिएगा फिर क्या हुआ। एक पहली कमेटी बनी बलवंत राव मेहता समिति, जो पहली कमेटी है संवैधानिक दर्जा के लिए। लेकिन उसके पूर्व या पंचायती इसके समय 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में
देश की पहली 13 स्तरीय पंचायत स्थापित हो गई। 3 स्तर, ग्राम, जनपद, जिला, यानी लोकल गवर्नमेंट 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में अनाउंस कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन यह बलवंत राय मेहता समिति के बाद हुआ, 1957 के बाद हुआ। परंतु कहते हैं इस समय अभी लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। फिर इतिहास चला, बहुत सारी कमेटियां बनी। बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता भी बनी, तो इसमें लिखा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, 78 में रिपोर्ट दी होगी। मोरारजी देसाई की सरकार अर्थात जनता पार्टी की सरकार है, और इसने कहा था 2 स्तर की पंचायत हो। 2 स्तर इन्होंने पंचायत के बताए थे, यानी बीच वाले स्तर को नहीं बताया था। के संतानम को हम ज्यादातर करप्शन से जोड़ते हैं, यानी भ्रष्टाचार के लिए बनी एक कमेटी, ओम्बुड्समैन। ये भ्रष्टाचारों के लिए बनी कमेटी है, लेकिन कुछ मात्रा तक इसका लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, तो इसे तो आप निकाल दो। LM सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी, LM सिंघवी 1986 को बनी, 1986 में बनी LM सिंघवी समिति। जीवी के राव समिति 1985 में बनी। जीवी के राव समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। किस समिति के नाम से? कार्ड समिति के नाम से भी जीवी के राव समिति को तो इन कमेटियों का संबंध पंचायती राज से तो है, लेकिन भाई साहब खास बात क्या है? खास बात यह है कि प्रश्न में पूछा है कि संवैधानिक दर्जा किससे मिला, किसकी सिफारिश पर मिला। देखो, जीवी के राव समिति ने कहा था कि 4 स्तर हों पंचायत के, मतलब राज्य को भी इन्होंने शामिल किया था। LM सिंघवी बोले थे नहीं भाई साहब 3 स्तर हो, वर्तमान में 3 ही स्तर हैं। बलवंत राय मेहता ने भी 3 स्तर बताए थे। LM सिंघवी समिति 1986 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर। आज से नहीं भूलना चाहिए। किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? LM लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 के द्वारा। और अंततः इसी के द्वारा कहते हैं संविधान में अमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 प्लस 74वां संविधान संशोधन 1992, दोनों 1992 में हुए। जो 73वां संविधान संशोधन है ये स्पेशली पंचायतों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची इससे जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। और 74वां संविधान संशोधन का संबंध स्पेशली नगरपालिकाओं से है। और लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है गांव और जिला स्तर के शासन को लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और 74वें संशोधन का संबंध 12वीं अनुसूची को जोड़ने से है। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। इस चीज को आपको दोस्तों याद रखना है। पंचायतों में 29 विषय होते हैं, नगर पालिकाओं के 18 विषय होते हैं। इनमें भाग 9 जोड़ा गया और इसमें भाग 9 का जोड़ा गया। तो किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? LM सिंघवी समिति। आपको जवाब मिल गया। और संभावित प्रश्न क्या बन सकते वो भी हमने आपके सामने रख दिए। यकीन मानिए अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो प्रश्नों के माध्यम से आप टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरा। देखिए प्रश्न आपके सामने है, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई? देखिए लिखते हैं यहां, योजना आयोग की सिफारिश पर प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग की सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 1957 में।
और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1958 में। नेहरू का समय है ये। इसने कहा पंचायत 3 स्तर की हो। कितने स्तर की हो? 3 स्तर की हो। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत नहीं बोला है ये, पंचायत समिति, यानी मध्य वाले स्तर पर जनपद पंचायत ना बोलकर पंचायत समिति नाम दिया है इन्हें। होता जनपद है, आपको पता है, विकास खंड स्तर बोलते हैं। और जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। तो आप समझ गए, 3 स्तरों की पंचायत की बात की बलवंत राय मेहता ने। और इसी की सिफारिश के आधार पर कहते हैं राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत बनी, लेकिन इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, यानी संविधान में स्थान नहीं मिला, भले ही पहली त्रिस्तरीय पंचायत बन गई। और दूसरी त्रिस्तरीय पंचायत आंध्र प्रदेश के नागौर में बनी थी। ठीक है, तो 1947 में तो भैया हम आजाद ही हुए हैं, अभी काहे की पंचायत की बात होगी संवैधानिक स्तर पर। 1977 में अशोक मेहता बनी है, अशोक मेहता समिति, जिसने 2 स्तर की बात की थी, मेहता समिति बनी है। 1985 में GBK राव समिति बनी है, जिसे कार्ड समिति बोलते हैं, 4 स्तर के पंचायत की बात की थी। और 1957 में बनी है बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। और किया किसने था? योजना आयोग ने। रिपोर्ट कब दी? 1958 में। और इसके तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था। और दूसरी त्रिस्तरीय पंचायत 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान आंध्र प्रदेश के सादनगर के महबूब नगर में किया गया था। चलें दोस्तों, आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न आपके सामने है। प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या था? प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या था? तो अब इसने स्पेशली प्रश्न ये पूछा है, एग्जामिनर ने, वीडियो में आया है 2016। स्पेशली प्रश्न ये दरअसल पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज का इतिहास बताओ। आप देश से नहीं है, मध्य प्रदेश से मतलब है केवल। सुन लेते हैं कहानी। एमपी में 1957 में, 1957 में जब बलवंत राय मेहता बनी, में काशी प्रसाद पांडे, इतिहास बता रहे हैं, जब तक जवाब दे सको तो दो। काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर एमपी में पंचायत का अधिनियम आया। अभी केंद्र में कुछ काम नहीं हुआ है, यहां आने लगा है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज एक्ट जो पहला आया वो काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर आया है, जो 1957 में बनी है। और फिर 7 ऑप्शन में नहीं है तो ये लगाओ नहीं पाओगे आप। इसी के तहत 1962 में एमपी में पंचायती राज अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? पंचायती राज अधिनियम आया 1962। अब ये 1962 जो है, क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। 1962 में इंडो चाइना बार हो रहा था, युद्ध हो रहा था।
और देश में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल, युद्ध के कारण। इसलिए ये 1962 वाला सफल नहीं हुआ, लेकिन पहला कानून तो आ गया था। इसमें अमेंडमेंट हुए, 1981 में आया, फिर अंततः 1990 में मध्य प्रदेश में एक एक्ट बना और पंचायतें स्थापित हो गई। तो हम मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जब संवैधानिक दर्जा नहीं मिला तो उसके पूर्व भी पंचायतें काम करने लगी थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बताएं आप। 1956 में तो एमपी बना है, एमपी का गठन हुआ है, ऑप्शन देख लें सभी, गठन। 1959 में राजस्थान में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत बनी 2 अक्टूबर को। 1962 में एक्ट भी आया पंचायतों का एमपी में, और इंडो चाइना वार भी हुआ, इंडो चाइना वार भी हुआ, युद्ध भी हुआ। ठीक है। 1965 ऐसा खास याद करने वाली बात नहीं है, पाकिस्तान से हमारे रिलेशन खराब होने लगे, यानी पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बनी थी लाल बहादुर शास्त्री के समय, तो इस चीज को भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर, प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या है, तो इसका राइट आंसर है 1962, काशी प्रसाद। यानी पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायत का अधिनियम 1962 में आया, 1957 की काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर आया, लेकिन इंडो चाइना वार के कारण यह लागू नहीं हो पाया, और 1981 में अमेंडमेंट हुआ, 1990 में अमेंडमेंट हुआ। तो आपको आंसर मिल गया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व कीजिए। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ था। अब यह पूछा है जब संवैधानिक दर्जा मिल गया। आप सबको पता है, जब तक जवाब दें आप, हम यहां पर बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि लिखते हैं पूरे प्रश्न की कि अन्य किस प्रकार प्रश्न आपसे बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा, मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ था, क्योंकि राज्य सूची का विषय, केंद्र तो लॉ बना देगा, फिर राज्यों को उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। देखिएगा, आप सबको पता है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और ये 73वां संविधान संशोधन संपूर्ण देश में किस समिति की सिफारिश पर, एलएम सिंह भी, उन्हीं की सिफारिश पर ही संवैधानिक दर्जा मिला था। संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, 92 में हुआ और 24 अप्रैल 1993, इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब देखिएगा, इसी के तहत आप जानते हैं भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में और अनुसूची 11 में इसको जोड़ दिया गया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन, और इसके तहत पंचायतों को 29 सब्जेक्ट यानी विषय दिए गए थे। कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय दिए गए थे। अब प्रश्न पूछा है कि 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले लागू किया था एमपी ने, और यह पूछा है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ। देखिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को यह आदेश दिया कि अपने अपने राज्य में या तो अपने पुराने पंचायती राज एक्ट को समाप्त करो या हमारे हिसाब से बनाओ, आपको 1 साल का समय है। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती राज का एक्ट या प्रस्ताव, केंद्र का एक्ट है और उसका प्रस्ताव एमपी विधानसभा में 29 दिसंबर 1993 को रख दिया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कब रख दिया? 29 दिसंबर 1993 को रख दिया।
मतलब पहले से ही काम करने लगे। और 30 दिसंबर 1993 को क्या कर दिया, 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा से इसको पारित कर दिया। लागू नहीं हुआ, पारित हुआ है। प्रस्ताव रखा 29 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने केंद्र के 73वें संशोधन को, और 30 दिसंबर 1993 को इसको पारित कर दिया। अभी लागू नहीं हुआ है, पारित कर दिया। तो आपको वही तो चाहिए है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ, प्रस्ताव कब रखा ये नहीं पूछा, कब पारित हुआ, तो 30 दिसंबर 1993 इसमें लिखा होगा कहीं। 30 दिसंबर 1993 रखा गया, प्रस्ताव था 29 दिसंबर 1993। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप ढूंढ पाए, ये पूरा अध्ययन आपने उसके साथ कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब दे पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो फिर पंचायती राज के हैं सभी सवाल। मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक किस तारीख से लागू किया गया। अब देखो लागू की डेट पूछ ली। अभी आपने रखा कि प्रस्ताव कब रखा, 29 दिसंबर 1993 को। पारित कब किया विधानसभा ने, 30 दिसंबर 1993 को। अब पूछ लिया विधेयक किस तारीख को मध्य प्रदेश में लागू हुआ। तो आप सबको पता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन से मिला। इस बात को याद रखना है। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक किस तारीख से लागू किया गया। लागू है, रखना या पारित करना पूछा ही नहीं है, लागू करना सीधा पूछा है। 30 दिसंबर 1993 में पारित हुआ था, यह वहां तक देख लिया। तो 30 दिसंबर 1993 तो भाई साहब लगा नहीं देना, क्योंकि पारित हुआ है, लागू नहीं हुआ है। 73वें संशोधन को सबसे पहले एमपी ने लागू किया, दिग्विजय सिंह के समय लागू कर दिया। और 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में, एमपी में, केंद्र में संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 93 को, और मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 को एमपी में पंचायती राज विधेयक पारित किया गया। तो दोस्तों आप लोग जवाब दे पाए होंगे। 30 दिसंबर को पारित हुआ, और यहां क्या लिखना है, विधेयक लागू किया, पारित किया, प्रस्ताव रखा 29 दिसंबर को, पारित कर दिया, लागू कर दिया 25 जनवरी 1994 को। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ, 25 जनवरी 1994 को। इसलिए 1995 में मध्य प्रदेश में पंचायतों के संवैधानिक रूप से पहले चुनाव हुए, संवैधानिक रूप से, इस बात को याद रखना है। और 25 जनवरी के बाद 1 फरवरी 1994 को आपको पता है निर्वाचन आयोग बन गया था, जो पंचायतों के इलेक्शन करवाएगा। ठीक, तो आपको दोस्तों इसका जवाब मिला होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। एक कंफ्यूज्ड वाला प्रश्न है, फिर भी सुनना है, और आया हुआ है कराधान सहायक 2012 में। क्या कंफ्यूजन है हम अभी क्लियर कर देते हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, संशोधित प्रश्न लिखा है, अपडेटेड है। तो मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, सिंपल प्रश्न एकदम। इसके हिसाब से 50 तो है नहीं है भैया, निगम इतने थोड़ी बना दोगे, 50 नहीं है भाई साहब, इतने कम भी नहीं है, 13, 14, 18 में हो सकता है। देखिएगा 2018 में जब दतिया भिंड को बनाया गया तो 16 थे, और 16 से 2 जोड़े तो 18 हो गए। लेकिन बुक्स में अभी भी आपको 17 निगम मिलेंगे, नगर निगम। लेकिन आपको ऑप्शन देख के भाई साहब टिक लगाना है, इसमें ऑप्शन 18 लिखा है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? 18। और आप सब जानते हैं नगर निगमों में महापौर बनते हैं, महापौर बनते हैं। बड़े बड़े शहर याद रखो, जबलपुर भी होगा, भोपाल भी होगा, इंदौर भी होगा, ग्वालियर भी होगा, उज्जैन भी होगा, सागर भी होगा, सतना भी होगा, रीवा भी होगा, छिंदवाड़ा भी होगा। बड़े बड़े शहर आपको नाम याद रखना है। भिंड भी है, दतिया जो पहली नगर पालिका है उसे भी बना दिया गया है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या किताबों के अनुसार 17 है, 17 ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो कितने हैं? 18। इस ऑप्शन, इस प्रश्न का सही आंसर 18 है। नगर और नगर निगम में क्या बनते हैं? महापौर बनते हैं। जैसे नगर पालिका में चेयरमैन बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, और नगर निगमों में महापौर बनते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। चलिए अगला देखें। हाँ देखो, प्रश्न आपके सामने है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? बता दोगे आप, आंसर तो दे ही दोगे, लेकिन हम थोड़ी इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। इतिहास, अगर पहली त्रिस्तरीय पंचायत पूछे तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का नागौर। राजस्थान का क्या? नागौर। और अगर पूछे दूसरी त्रिस्तरीय पंचायत 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में, सादनगर विकास खंड पड़ता है, यहां पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद। लेकिन इस समय तक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया। तो 73वां संशोधन सबसे पहले 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था। सबसे पहले किसने लागू किया 73वां संशोधन को? सबसे पहले लागू किया 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश ने, दिग्गी राजा के समय मध्य प्रदेश ने। तो संवैधानिक दर्जा देने के बाद 73वां संशोधन को सबसे पहले किस राज्य ने अपने स्टेट में लागू किया? क्योंकि स्टेट लिस्ट का विषय होता है मध्य प्रदेश ने। और इसी के बाद इसका इलेक्शन करवाने के लिए पंचायतों का 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्शन कमीशन या आयोग का गठन हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया मध्य प्रदेश में, एमपी में, जिसके प्रथम प्रमुख एलवी लोहानी थे। वर्तमान में प्रमुख मनोज श्रीवास्तव है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। और अगर पहली त्रिस्तरीय पूछे जब संवैधानिक दर्जा नहीं मिला तो राजस्थान का नागौर होगा। लेकिन 73वें संशोधन जिससे पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला वो सबसे पहले किसने लागू किया? तो वो मध्य प्रदेश होगा। आपके सामने ये ऑप्शन लिखे हैं और सवाल का जवाब है। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है बताएं। चलें जब तक जवाब दें हम बताते हैं आरक्षण के संबंध में बातें। आरक्षण कहां पर? पंचायतों में। पंचायतों में आरक्षण सुनो अच्छे से। 243 से लेकर 243 ओ तक आपको पंचायतों के प्रावधान देखने को मिलेंगे संविधान के अनुच्छेदों में। 243 ए कहता है ग्राम सभा, 243 परिभाषाएं देता है। 243 बी कहता है पंचायतों का गठन। 243 सी कहता है पंचायतों की संरचना।
243 डी कहता है पंचायतों में आरक्षण। तो पंचायतों में आरक्षण कहां है? पंचायतों में आरक्षण रिजर्वेशन सीटों में कहां है? आर्टिकल 243 के सबक्लॉज डी, 243 के डी में है, जहां पंचायतों में आरक्षण की बात है। अगर हम बात करें एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन सीटों में मिलता है, जनसंख्या के अनुपात में मिलता है। महिलाओं को बाध्यकारी आरक्षण पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को बाध्यकारी आरक्षण जितना देना पड़ेगा जहां पंचायत है किसी भी राज्य में, बाध्यकारी जो आरक्षण है वो 33% है, 33% है। अगर किसी को किसी भी स्टेट में अगर पंचायत है तो उन्हें 33% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ऐसा 3 स्टेटों ने किया है महिलाओं के लिए। कौन कौन से देखें? हरियाणा, हरियाणा, सॉरी गड़बड़ लिख रहा, उत्तराखंड, ठीक है, बिहार और एमपी। यहां पर महिलाओं को 33 से ज्यादा, मतलब 33 तो देना पड़ेगा, 33 से बढ़ाकर 50% है। तो मध्य प्रदेश में कितने परसेंट रिजर्वेशन है पंचायतों में महिलाओं को? 50%। कितना है जल्दी बताएं हमें? 50% है, मतलब 33 तो करना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। इससे ज्यादा बढ़ाना है तो बढ़ाओ। तो मध्य प्रदेश ने कितना दिया? 50%, मतलब 100 सीटें हैं तो 50 महिलाओं के लिए पंचायतों में। नगर पालिकाओं में भी है। बाध्यकारी 33 है और आरक्षण का प्रावधान 243 डी में है। और जो आरक्षण की पद्धति होती है पंचायतों में, उस पद्धति का नाम होता है रोटेशन या चक्रानुक्रम। कौन सी पद्धति? चक्रानुक्रम पद्धति या रोटेशन। लॉटरी जैसा होता है सिस्टम, पर्ची निकाली जाती होगी, हर 5 वर्ष में रोटेशन होता है। लेकिन तमिलनाडु में पंचायतों में चक्रानुक्रम 10 वर्षों में होता है। ये प्रश्न कभी बने तो आपसे बन जाएगा। और हर स्टेट में 5 वर्ष में चक्रानुक्रम या रोटेशन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कितना है? 50% महिलाओं को रिजर्वेशन है। चलो अगला देखें। प्रश्न देखो कितना सरल है। ग्राम सरपंच चुनाव की न्यूनतम आयु क्या है? अगर तुम्हें चुनाव लड़ने सरपंच साहब को, आओ जब नौकरी ना लगे भरी जवानी में कूंद पड़ो गांव की प्रधानी में, ऐसा कुछ एक कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जब जॉब ना लगे तो प्रधानी में कूंद जाना चाहिए, यानी सरपंच वगैरह बन जाना चाहिए, इलेक्शन के लिए काम करो। ठीक है, लोग जोड़ने पड़ेंगे भाई साहब तब आप इलेक्शन, जी गांव के चुनाव बड़े कठिन होते हैं। तो आप सरपंच बन सकते हैं कितनी उम्र में? इसका जवाब देना है। अगर आपको विधायक बनना है, और कौन सा विधायक? एमएलसी वाला नहीं, एमएलए वाला, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर असेंबली, अथवा सांसद बनना है। कहां का सांसद? लोकसभा का। तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। लेकिन पूछा तो गया है ग्राम सरपंच चुनाव की न्यूनतम आयु। अगर आपको सांसद बनना है, कहां का सांसद? राज्यसभा का, राज्यसभा का, तो उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष की। अगर आपको वोट डालना है, अर्थात वयस्क मताधिकार, मताधिकार जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 326 में है। किसमें है? 326 में। तो वोट डालने की आयु 18 वर्ष है। अब क्या बचा भाई साहब? आपके सामने है 21 वर्ष। तो सरपंची का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष, यानी पंचायतों के किसी भी स्तर पर अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, 3 स्तर होते हैं, ग्राम, जनपद और जिला पंचायत, तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 स्तरों पर, 3 ही स्तर में, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत,
जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। इन सबके चुनाव आप 21 वर्ष की आयु में लड़ सकते हैं। अगर आपको राज्यपाल बनना है अथवा राष्ट्रपति बनना है अथवा उपराष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपकी उम्र दोस्तों होनी चाहिए 35 ईयर, 35 वर्ष। अब आप जवाब दे दोगे तो बताओ ग्राम सरपंच चुनाव की न्यूनतम आयु क्या है? दैट इज अ राइट आंसर, 21 वर्ष। चलो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है, बताएं। अब बताओ नगर निगम, ऑप्शन के हिसाब से 18, किताब के हिसाब से 17, जो माना है वो 18 माने गए हैं। ठीक है, इनमें ग्वालियर भी है भैया, इंदौर भी है, इसमें भोपाल भी है निगम, जबलपुर भी है। अब जवाब देना है, सभी निगम है, ये नगर निगम है। महापौर बनते हैं नगर निगम में, कौन बनते हैं? महापौर बनते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन है? इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। तो अगर पूछे एमपी का पहला नगर निगम कौन है, तो आंसर होगा जबलपुर, संस्कार राजधानी जिसे कहते हैं। और अगर पूछे एमपी की पहली नगर पालिका कौन है, तो आंसर होगा दतिया, मां पीतांबरा की नगरी दतिया। दोस्तों आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। एमपी का पहला नगर निगम जबलपुर, संस्कार राजधानी है। एमपी की पहली नगर पालिका दतिया है, मां पीतांबरा की नगरी। तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलें इसे आपको बताना किसमें क्या है। ग्राम सभा को किस अनुच्छेद में परिभाषित है? देखो पहले तो पंचायतों के संबंध में कुछ तथ्य, संबंध में इसका संबंध भाग 9 से है संविधान में, अनुसूची शेड्यूल्ड 11 से है, आर्टिकल अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, पी तक नहीं ओ तक है। यानी पंचायतों के संबंध में संविधान का भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ये सभी आर्टिकल उसी के लिखे हैं। देखें डी, इसमें पंचायतों में आरक्षण बताया गया, और आरक्षण का डिटेल हम पढ़ा चुके हैं। पंचायतों में रिजर्वेशन सीटों में 243 सी, इसमें पंचायतों की संरचना बताई गई है, स्ट्रक्चर क्या होगा 243 सी में। 243 बी, इसमें पंचायतों का गठन कैसे होगा, ये 243 बी में बताया गया। तो बचा वही है, वही लगा दोगे। 243 ए में लिखा है ग्राम सभा, और ग्राम सभा में वो सभी लोग शामिल होते हैं जो पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो। सभी लोग शामिल नहीं होते हैं ग्राम सभा में। ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन ग्राम सभा का मतलब वही लोग जो वहां की वोटर लिस्ट में हैं। इस बात को ये पूछा है, और राज्यपाल इसको अनाउंस करता है, गवर्नर राज्य का। जो पंचायत की या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है
वही ग्राम सभा में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर 243 ए, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया, ग्राम सभा को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, 3 के हमने बता दे, चौथा कर है ग्राम सभा। और ग्राम सभा में जो पंचायत की मतदाता सूची में होते हैं उनको शामिल करते हैं। आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रश्न आपके सामने है, 14वां प्रश्न है, पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है। मतलब पंचायत विभाग एक मासिक पत्रिका निकालता है। पहले तो उसका नाम ढूंढो पहले, जब तक हम जवाब देंगे। भोपाल में एक संस्था है, भोपाल में एक संस्था, संभवतः क्या 1985 में बनी। भोपाल में एक संस्था माध्यम है, माध्यम, ये संस्था का नाम है, माध्यम है। माध्यम नाम की संस्था रोजगार निर्माण, जो साप्ताहिक आता है रोजगार निर्माण, जो एमपीपीएससी के विद्यार्थियों को पढ़ना भी चाहिए, रोजगार निर्माण, अगर मध्य प्रदेश का टेस्ट दे रहे हो तो रोजगार निर्माण को भी पब्लिश करता है माध्यम नाम का संस्थान जो भोपाल में है। और यही एक और निकालता है पंचायिका, पंचायिका कौन निकालता है, पंचायिका। और ये पंचायिका 1985 से निकला रोजगार, और ये पंचायिका 1997 से निकला, 1997 से। और पंचायिका को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका, मंथली मैगजीन है, पत्रिका, मासिक पत्रिका है। तो पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है, 1997, 1997। दैट इज अ राइट आंसर। चलो भैया आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में वर्ष में कितनी ग्राम सभाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कितनी ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं। देखो जब तक जवाब दो हम इसका डिटेल बताते हैं। देखिएगा, इसका डिटेल बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सुनो यहां पर सबसे पहला क्या है, प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में एक सभा या ग्राम सभा आयोजित होती है। और 3 चौको 12, यानी 12 माह में 4 सभाएं या ग्राम सभाएं आयोजित होती हैं। और मतदाता सूची वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, गांव की समस्याओं को देखते हैं, सुनते हैं। तो कितना होगा इसका आंसर, 4। एक वर्ष में 4 ग्राम सभाएं आयोजित होती हैं और 3 माह से ज्यादा अंतराल 2 सभाओं के बीच में नहीं होना चाहिए, इस चीज को याद रखना। तो 12 माह में 4 ग्राम सभाएं आयोजित होती हैं। चलिए अगला देखें। हाँ, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। ग्राम सभा 243 ए में है। ग्राम सभा मतदाता सूची में शामिल लोग इसमें शामिल होते हैं। देखें, ग्राम सभा की बैठक सामान्यतः किस माह में आयोजित नहीं की जाती है, यह प्रश्न है आपके सामने। देखो आपको बता दिया, ग्राम सभाएं जो आयोजित होती हैं 12 माह में 4 होती हैं, यानी 2 ग्राम सभाओं के बीच में 3 माह से ज्यादा समय अंतराल ना हो, 4 हो जाती हैं। इस चीज को याद रखना है, यह पिछले प्रश्न में होगा।
और ये कब कब आयोजित होती हैं, और इसमें पूछा है कब आयोजित नहीं होती, किस माह में। तो भैया ये जनवरी में भी आयोजित होती है इस हिसाब से, अप्रैल में भी आयोजित होती है, ये अक्टूबर में भी आयोजित होती है ग्राम सभा, लेकिन सितंबर में आयोजित नहीं होती। आप अंदाज लगा लो भाई साहब, सितंबर से आता है अक्टूबर, क्या हो पाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3-3 महीने बाद होता है, 3-4-12 होता है। तो आप खुद गिनो, जनवरी में होगी तो 3 माह ऐड करो, अप्रैल में होगी। अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं होगी, अक्टूबर में होती है। इस चीज को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सितंबर में आयोजित नहीं होती, जबकि अक्टूबर में आयोजित होती, अप्रैल में आयोजित होती, जनवरी में आयोजित होती। तो इसका राइट आंसर क्या है? सितंबर। और 12 माह में कितनी बार आयोजित होती हैं ग्राम सभाएं? 4 माह आयोजित होती हैं, 4 बार आयोजित होती हैं। और 2 ग्राम सभाओं के बीच में कम से कम समय अंतराल 3 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना है। तो ग्राम सभा की बैठक सामान्यतः किस माह में आयोजित नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर है सितंबर। चले अब बताओ, ये प्रश्न पूछ लेते हैं, बड़े कठिन प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अपन लोग हाई स्तर की चीजें पढ़ के जाते हैं और नॉर्मल चीजें पढ़ के नहीं जाते हैं, और यही प्रश्न पूछता है। संभवतः 22 है शायद। देखें, सन 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन किन्नर निर्वाचित हुआ? ट्रांसजेंडर के बारे में प्रश्न बन गया। अभी देखो, ट्रांसजेंडर चर्चा में रहते हैं। अभी शायद किसी क्रिकेटर की एक पुत्र थे, उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा के लड़की बन गए हैं। वो आप उनको जानते होंगे, बड़े चर्चा में चल रहे हैं वो, ठीक है। और किन्नरों को अब जॉब्स भी मिलने लगी हैं। जैसे बिहार के अंतर्गत आप जाएंगे, कई अन्य स्टेटों में भी ऐसा हो रहा है। वहां पर कई दरोगा वगैरह भी किन्नर या ट्रांसजेंडर बन चुके हैं। तो देखें, सन 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन किन्नर निर्वाचित हुई थी? इसका जवाब आपको देना है। सागर नगर। अब पहले तो ये बताओ, पहली नगर निगम महापौर कौन सा किन्नर बना था, कौन सा ट्रांसजेंडर बना था? तो उनका नाम क्या था, उसको याद रखना है। उनका नाम था कमला जान था। और ये कमला जान जो किन्नर थी, ये पूरे देश की, मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश की पहली ट्रांसजेंडर थी जो महापौर बनी थी मध्य प्रदेश में, पूरे भारत की। 2000 में बनी थी। कब बनी थी? 2000 में। कमला जान, देखो 2000 में बनी थी। और पूछा है 2009 वाला, 2000 में बनी थी कमला जान। और ये कहां की बनी थी महापौर? कटनी की महापौर। ये देश की पहली ट्रांसजेंडर महापौर थी या किन्नर महापौर थी, कटनी की थी। और कमला बुआ बनी थी 2009 में। ये 2009 में बनी, और ये कहां की बनी? सागर की बनी कमला बुआ। ये भी किन्नर थी, ट्रांसजेंडर थी। और अंततः 2019 में इनका देहांत हुआ है, ट्रांसजेंडर का देहांत हुआ। तो चीज को याद रखना है, 2019 में इनका देहांत हुआ। सन 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन सी किन्नर निर्वाचित हुई? इसका राइट आंसर कमला बुआ है। और अगर पूछे देश की पहली किन्नर महापौर कौन थी, तो कमला जान उर्फ कमला मौसी थी, जो कटनी की थी। इसका आपको आंसर पता चल गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिएगा। अब ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, पता है तो आंसर देना है। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? अटल किसान महापंचायत जंबूरी मैदान कहां पड़ता है? जंबूरी मैदान भोपाल में है। जंबूरी मैदान कहां है? भोपाल में है। जहां पर इस महापंचायत कार्यक्रम का, अटल बिहारी किसान महापंचायत कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर आपको देना है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है? 12 जनवरी 2012, 3 फरवरी 2012, 15 जुलाई 2012, 11 अप्रैल 2012। इसका मतलब है 2012 तो राइट है, जंबूरी मैदान भोपाल में हुआ। तो इसका राइट आंसर है 15 जुलाई 2012। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम जंबूरी मैदान भोपाल में आयोजित हुआ। डायरेक्ट फैक्ट है, ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है।
अब देखें अगला प्रश्न पढ़ें। मध्य प्रदेश में पंचायत राज की कितनी स्तरीय व्यवस्था चल रही है? सबको पता है पंचायत की 3 स्तर वाली व्यवस्था है, त्रिस्तरीय। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला पंचायत। ये 3 स्तर होते हैं, इस चीज को याद रखना है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। इनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जबकि इनके मेंबरों के डायरेक्ट होते हैं, किंतु अध्यक्ष के इनडायरेक्ट होते हैं। जनपद और जिला के सदस्य के डायरेक्ट होते हैं। तो कितने स्तर है मध्य प्रदेश में? पंचायत राज की कितनी स्तरीय व्यवस्था चल रही है? तो उसका राइट आंसर है 3 स्तरीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। चलें प्रश्न पढ़िए, सॉल्व कीजिए। ग्राम पंचायत स्तर पर कर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? ग्राम पंचायत स्तर पर कर या शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? बताएं। जिलाधीश का मतलब डीएम है भाई, डीएम नहीं करता है, ये कोई प्रतिनिधि पंचायत ही करेगी। जिला पंचायत भी नहीं करेगी, इस चीज को याद रखना है। ग्राम सभा टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी अपने पास नहीं रखती है। इसका राइट आंसर है जनपद पंचायत। इसका मतलब है विकास खंड, विकास खंड या ब्लॉक, ब्लॉक स्तर जो ग्राम पंचायत स्तर पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को अनुमोदित करता है कि हां लगा सकते हो। ये प्रस्ताव रखते होंगे ग्राम पंचायत और कहती हो कि हमें टैक्स लगाना है इस पर, वो अनुमोदित कर देते कि जाओ अप्रूव कर दिया लगाओ। तो अनुमोदित करने वाली संस्था ये है, प्रस्ताव रखने वाली ग्राम पंचायत ही होगी। चलिए 29 विषय हैं भाई साहब ग्राम पंचायतों के पास, मिलते नहीं है पूरे लेखन क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं देते हैं पूरे। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ हुई? देखो ग्राम स्वराज योजना का काम है ग्राम पंचायत का विकास करना और लोगों को जागरूक करना कि अपनी समस्याएं बताएं और शासन की योजना के माध्यम से उनको लाभांश दिया जा सके। इसके लिए 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया गया है। 26 जनवरी 2001 डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें ज्यादा समझने की गुंजाइश नहीं। और ग्राम स्वराज का सपना किसका था ये हम बता देते हैं एक्स्ट्रा, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कहते थे भारत गांवों में बसता है। महात्मा गांधी क्या कहते थे? भारत गांव में बसता है। भारत कहां बसता है? गांव में बसता है। ये महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चाई भी कहा था। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखें। पंचायत विभाग द्वारा, रिपीटेड प्रश्न है, जवाब दे देना है। पंचायत विभाग द्वारा जारी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? देखो मध्य प्रदेश पंच परमेश्वर, ये योजना है 2012 से प्रारंभ की गई योजना है भाई साहब, पत्रिका नहीं है। पंचायत दर्पण एक वेबसाइट है, वेबसाइट है जो पंचायत के क्षेत्र में काम करती है। तो पंचायत दर्पण क्या है? वेबसाइट है, कोई पत्रिका नहीं है। मंच एक सभा स्थल हो सकता है, कोई पत्रिका नहीं है। मध्य प्रदेश पंचायिका एक पत्रिका है जो मासिक पत्रिका है जो भोपाल में माध्यमिक या माध्यम नाम का संस्थान निकालता है। एक पत्रिका है जो 1997 से निकल रही है। कौन सी संस्था? भोपाल की माध्यम नाम की संस्था ग्राम विभाग या पंचायत विभाग के द्वारा निकालती है। यही रोजगार निर्माण निकालती है भोपाल की संस्था माध्यम संस्था है। और यह संस्था कहां पर है? तो ये प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश पंचायिका। तो बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा टॉपिक, कमेंट बॉक्स में आके बताइए और ये बताने का प्रयास कीजिए कि कंटेंट कैसा मिल रहा है। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।